नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मेद पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी एमटीएस 2021-22 6 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो इसके कंप्लीट जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच मैं आपको सिखाऊंगा वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाऊंगा कि आपको एग्ज़ाम में किस अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछे गए। स्टूडेंट ने इस शिफ्ट में एग्जाम दिया है 2021-22 में, वो जरूर इस क्लास को देखें। उसके अलावा अगर आप एमटीएस 2022-23 के लिए प्रिपरेशन करें या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तब भी ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप पूरा देखिए और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो आपकी जिम्मेदारी है कि इस क्लास को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको इसका बेनिफिट हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है पाई चार्ट का क्वेश्चन है कि एक महीने में 7 विभिन्न दुकानों द्वारा बेचे गए बैगों की संख्या को इन 7 दुकानों को मिलाकर उस महीने के दौरान बेचे गए बैगों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में निम्न पाई चार्ट में दर्शाया गया। ठीक है, ये परसेंटेज है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये दिए गए महीने के दौरान दिए गए महीनों के दौरान इन 7 दुकानों को मिलाकर बेचे गए बैगों की कुल संख्या 1400 थी। तो S3 और S7 द्वारा बेचे गए बैगों की कुल संख्या कितनी, यानी कि टोटल अगर बैगों की संख्या कितनी है 1400 और टोटल परसेंट कितना होगा, जाहिर सी बात है 100% होगा। ठीक है, और अगर एंगल की बात करता तो 360 डिग्री होता। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है S3 और S7 में बेचे गए कुल बैगों की संख्या कितनी होगी। तो S3 S7 में परसेंटेज देख लो भाई कितना है। अगर 100% की वैल्यू, पहले तो ये देख लो 100% की वैल्यू अगर 1400 के बराबर है तो इसका मतलब 1% की वैल्यू 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि 14 के बराबर हुई। तो S3 और S7 में कितना है भाई, S3 में है 7% और आपका S7 में कितना है 9। तो 9 7 कितना हुआ 16। तो 16% की वैल्यू निकालनी, तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 14। तो 14 कितना होता है 84, हासिल लगा 8, 14 1 14 और 8 कितना हुआ आपका 22, यानी कि 224। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है और आयत की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना, पहले आप ये समझो कि आपको निकालना क्या पड़ेगा। देखो, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। चौड़ाई आपको दिया हुआ है यानी कि लंबाई निकालना है, तो उसके लिए हिंट दिया होगा। तो दिया है हिंट, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 400 और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि अगर हम भुजा निकालें तो कितनी होगी √400। तो 400 किसका भाई, 400 किसका वर्ग होता है 20 का होता है, यानी कि भुजा कितनी आ गई 20। तो वर्ग का परिमाप जो है वो कितना होता है 4a होता है, यानी कि कितना हो जाएगा 80। तो आयत का परिमाप जो है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी कि इसका भी वैल्यू कितना होगा 80 होगा। अब आयत का परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू 80 है, तो इसका मतलब है लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी आधी, यानी कि 40। जिसमें चौड़ाई दी है 12, तो इसमें से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 28, यानी कि लंबाई कितनी आ गई 28। अब लंबाई 28 है, चौड़ाई कितनी है 12, तो बस यही आयत का क्षेत्रफल होगा। तो 28 और 12 को गुणा करेंगे तो 12 8 कितना हुआ 96, हासिल लगा 9 और 12 दूनी कितना हुआ 24, 24 और 9 कितना हुआ आपका 33, यानी कि 336। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है नीचे दिया गया वार चार्ट एक विशेष सप्ताह के दौरान 5 दुकानों द्वारा बेचे गए 2 किस्मों के चाय के पैकेटों की संख्या को दर्शाता है। दोनों किस्मों को मिलाकर प्रति दुकान बेचे जाने वाले चाय के पैकेटों की औसत संख्या क्या है, यानी कि दोनों को मिलाकर के टोटल एवरेज निकालना है। इसका मतलब इसका सम कर लो, इसका सम कर लो, इसका सम कर लो, इसका सम कर लो, इसका सम कर लो और टोटल मतलब औसत चाय की वैल्यू निकालनी। तो इनका सम करके टोटल कितनी वैल्यू है 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 60 और 96 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 156 आएगा। इसी तरीके से 68 और 54 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 122 आएगा। ऐसे 74 और 80 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 154 आएगा। ऐसे ही आपका 88 और 76 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 164 आएगा। 92 और 84 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 176 आएगा। जब इसे टोटल जोड़ेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 772 और इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 से काटेंगे 5 51 5 कितना बचा 2
27 हुआ, 5 25, फिर कितने बार जाएगा आपका 5 चक्कू 20 और 5 चक्कू 20 यानी कि 154.4 आएगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप मौखिक कर सकते हो, दिया हुआ है नीचे दी गई तालिका में एक मैच में फेंके गए ओवरों की संख्या और 5 गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या को दर्शाया गया। ठीक है, यदि प्रत्येक ओवर में प्रत्येक गेंदबाज 6 गेंद फेंकी तो इस मैच में किस गेंदबाज ने प्रति विकेट के लिए सबसे अधिक गेंद फेंकी, यानी कि कौन सा सबसे कमज़ोर गेंदबाज है। तो सबसे ज़्यादा गेंदें जो हैं वो किसने फेंकी, जबकि विकेट उसने सबसे कम लिए। तो सबसे ज़्यादा जो गेंदें फेंकी वो किसने फेंकी, अश्विन ने। और विकेट कितना लिया, एक ही लिया। और गेंदें कितनी फेंकी, 6 ओवर फेंके, यानी कि 36 टोटल गेंद फेंकी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, दूसरा वाला होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। ये अगला जो क्वेश्चन है वो टाइम एंड वर्क का है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ है ए अकेले एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% कम कुशल है, जबकि सी जो है वो बी से 33 सही 1/3% अधिक कुशल है। ए बी और सी मिलाकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए है और ये बी है, ये सी है। बी जो है वो ए से, यानी कि कंपेयर किससे किया जा रहा है, ए से 25% कम कुशल है। तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4, यानी कि अगर ए की कार्य कुशलता 4 है तो बी की इससे 1 कम यानी कि 3 है। क्लियर, यानी कि अगर ए जो है वो एक दिन में 4 लड्डू बनाता है तो बी कितना बनाता है, 3। अब बोला गया सी जो है वो बी से 33 से 1/3% अधिक है। तो 33 से 1/3% का मतलब क्या हुआ, 1/3, यानी कि अगर बी की कार्य कुशलता 3 है तो सी की उससे 1 अधिक, यानी कितनी है, 4। तो इनकी कैपेसिटी का अनुपात हमें पता चल गया। कैपेसिटी का मतलब कि ए जो है वो एक दिन में 4 लड्डू बनाता है, बी जो है वो एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, और सी जो है वो एक दिन में 4 लड्डू बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मुद्दे वाली बात है वो ये है कि अगर हमें किसी तरीके से टोटल वर्क पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि तीनों मिलके उस टोटल वर्क को कितने टाइम में करेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हिंट दिया हुआ है कि ए अकेले एक काम को 30 दिन में कर सकता है। अब आपको पता है कि टाइम एंड वर्क में वर्क आपका कांस्टेंट होता है, ये बात बहुत ध्यान रखना आप। टाइम एंड वर्क में वर्क कांस्टेंट होता है, और इसी वजह से अगर वर्क कांस्टेंट नहीं होगा तो कैपेसिटी और टाइम का अनुपात एक दूसरे का उल्टा कभी भी नहीं होगा। पूरा वर्क कांस्टेंट होता है, और यही रीज़न है कि कैपेसिटी और टाइम का अनुपात एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अगर ए किसी काम को 30 दिन में करता है, यानी कि पूरा जो काम है वो 30 दिन में ए कर पाता है, तो यहाँ से हमें पता चल गया टोटल काम कितना है। एक दिन में 4 लड्डू बनाता है और पूरे काम को 30 दिन में करता है, इसका मतलब है टोटल कितने लड्डू का काम है, 120 लड्डू का काम है। तो अगर तीनों मिलके बनाएंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 4 4 8 3 11, और बनाने कितने 120, तो 120/11, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल है क्वेश्चन। एस टी से 20% अधिक है, टी जो है वो यू से 10% कम है, एस और यू का अनुपात क्या होगा। पीछे से सॉल्व करते हैं, किसी से कहीं से भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टी जो है वो यू से 10% कम है। ठीक है, तो मान लेते हैं यू की वैल्यू कितनी है, 100। हमेशा 100 में खेलो आप, क्योंकि परसेंटेज 100 में काउंट किया जाता है, तो ईजिली आप निकाल सकते हो। ठीक है, टी जो है वो यू से 10% कम है, यानी कि ये कितना है, 10% कम, मतलब 10 कम यानी कि 90। एस जो है वो टी से 20% अधिक है, यानी कि टी का 120% है। तो 12 नामा कितना हुआ, 108, यानी कि एस की वैल्यू कितनी होगी, 108। अब बोल रहा है कि एस और यू का अनुपात क्या होगा, यानी कि 108/100 की वैल्यू निकाल ली। तो 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 27 अनुपात कितना होगा, 25 होगा। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बोर्ड मास का है, सिंपली इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो 32 को 16 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 2, और 5 दूना कितना हुआ, 10। ठीक है, 11 को 22 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 1/2, और 8 को 1/2 से, मतलब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 4, और यहाँ पे 5 दूना 10। ठीक है, और 1/p, यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 8 और यहाँ पे माइनस का 6। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/p, यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो p की वैल्यू अगर निकालनी है तो कितनी होगी, 6/8, यानी कि 3/4। ठीक है, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, दिया हुआ है कि 2 धनात्मक पूर्ण संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक बड़ी संख्या का दोगुना है, और उन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक जो है वो 3 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो एचसीएफ अगर 3 है तो संख्याएं मान लेते हैं 3x और 3y है। ठीक है,
तो मान लेते हैं ये वाली बड़ी संख्या और ये वाली जो है वो छोटी संख्या है। अगर HCF 3 है इसका मतलब है 3 दोनों के साथ होगा, ठीक है। अगर हम इसका LCM निकालें तो कितना होगा, वैसे नॉर्मली LCM कितना होगा, LCM होता है HCF इंटू एक्स इंटू वाई, यानी कि दोनों संख्याओं का HCF के अलावा मल्टीपल, ठीक है, यानी कि 3xy हो जाएगा, ठीक है। और दिया हुआ है क्वेश्चन में कि बड़ी संख्या का जो LCM है वो बड़ी संख्या का दुगना है, तो हमने बड़ी संख्या किसको माना है, 3x को, तो इसका दुगना है यानी कि ये 6x के बराबर है, ठीक है। x से x कैंसिल हो गया, 3 दूना कितना हुआ 6, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 2। छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या हमने कितनी मानी 3y, तो 3 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो आप दोबारा इसे रिकैप करके देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है डीजल के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है, तो 5% की तुरंत आपको फ्रैक्शन निकाल लेनी चाहिए। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, परसेंट की वैल्यू रख देते हैं। परसेंट की वैल्यू क्या होती है 1/100, तो 5% की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/100, यानी कि क्या हो जाएगी आपकी 1/20, ठीक है। यानी कितने की वृद्धि हो रही है, यानी कि हर साल 20 में 1 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 21/20 गुना हो जाती है संख्या, ठीक है। दिया हुआ है यदि डीजल का वर्तमान मूल्य 80 रुपये प्रति लीटर है तो 2 वर्ष के बाद मूल्य क्या होगा, तो 80 रुपये प्रति लीटर है, एक साल में कितना बढ़ेगा 21/20 गुना हो जाएगा। 5% की वृद्धि का मतलब है चाहे आप 105/100 लिखो या 21/20 लिख लो, और 2 वर्ष में फिर एक बार कितना हो जाएगा, फिर इसका 21/20 गुना हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। 20 चक्कू कितना होता है 80, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, 21 से 51 कितना होता है 441, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, फिर 5 अट्ठे 40 और कितना हो जाएगा आपका 5 दूना 10, ठीक है, 88.2 होगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है, दिया हुआ है किसी काम के 2/3 भाग को P1 अकेले 8 दिनों में पूरा कर सकता है, उसी काम के 7/12 भाग को P2 14 दिन में पूरा कर सकता है, इसी काम के 8/15 भाग को P3 16 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो 2/3 काम जो P1 है वो 8 दिन में पूरा करता है, तो 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8, तो 4 तियाँ कितना हुआ 12, यानी कि P1 जो है पूरे काम को कितने दिन में करेगा 12 दिन में करेगा। इसी तरीके से P2 का निकाल लो, देखो 7/12 काम को 14 दिन में करता है, तो 7 दूनी 14, 12 दूनी कितना हुआ 24, यानी कि P2 पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा 24 दिन में। इस तरीके से P3 का निकाल लो, 8/15 काम को करता है 16 दिन में, तो 8 दूनी 16 यानी कि 15 दूनी 30, ये पूरे काम को 30 दिन में करेगा, ठीक है। तो तीनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे, इसका एलसीएम ले लो कितना हुआ 120, यहाँ पे कितना आएगा 10, 24 पंचे 120 और 3 चौक 12, यानी कि 30 चक्कू होता है 120। तो तीनों मिलके कार्य अगर करेंगे तो एक दिन में कितने लड्डू बनेंगे 10, 5, 15, 4, 19, और बनाने कितने 120, तो 120/19 आएगा, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल क्वेश्चन है। स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 4 घंटे और धारा की दिशा में 3 घंटे चलती है तो वह कुल कितनी दूरी तय करेगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी जुड़ जाएगी भाई, ज़्यादा तेज चलेगी नाव, और विपरीत क्या होगी नाव धीरे धीरे चलेगी। तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी भाई 10 और 2 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की विपरीत चाल क्या होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विपरीत कितना चलती है 4 घंटे, तो कितनी दूरी तय करेगी 8 चक्कू 32, ठीक है। और धारा की दिशा में 3 घंटे चलती है, यानी कितनी दूरी तय करेगी 12 3 36, इनको जोड़ दो कितना आ जाएगा 68। क्लियर, सिंपल है क्वेश्चन। अगला ये भी काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। अगर आप इसे मतलब कोई वैल्यू एज्यूम करके लगाओगे तो इजीली आप तभी आंसर इसका दे पाओगे, ठीक है। यदि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल S सेंटीमीटर भुजा वाले घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा, मतलब R और S के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने मान लिया कि R की वैल्यू कितनी है 7 है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr² होता है, ठीक है। तो 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 और R की वैल्यू 7 × 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। तो हमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे रखेंगे सिंपल इसे। कितना आया इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 × 22 × कितना हुआ 7, और जो घन है उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 6a² होता है, ठीक है।
तो इसे थोड़ा सा गुणा कर लेते हैं। देखो 22 चक्कू कितना हुआ 88, ठीक है, और 88 को 7 से गुणा करेंगे तो 8 से कितना हुआ 56, 80 लगा 5, 8 से 56 और 5 कितना हुआ 61, 61 को 6 से डिवाइड करेंगे तो देखो 6 कन 6 ना जाने का 0, और फिर कितना होगा आपका 6 दूनी 12, 102 आया, 102 पॉइंट कुछ आएगा, और ये ए स्क्वायर की वैल्यू है। 10 का वर्ग कितना होता है 100, यानी कि जो वैल्यू आएगी ए की वो 10 से ज़्यादा होगी। तो आप बताओ आर और एस के बीच में, यहाँ पे ए की जगह पे इसकी भुजा क्या है एस है, तो बताओ क्या रिलेशन है, आर छोटा है एस से, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक कंपनी में 12 कर्मचारियों की औसत वेतन 20,000 दर्ज किया गया। यदि प्रबंधक के वेतन को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वेतन में 2,000 की वृद्धि हो जाती है। प्रबंधक का वेतन क्या होगा? ठीक है, तो 12 लोगों का जो वेतन है वो कितना है 20,000 है, तो इसे हम लोग 20 के लिख लेते हैं। ठीक है, जब प्रबंधक का को भी जोड़ लेते हैं यानी कि लोग कितने हो गए 13, तो औसत में कितने की वृद्धि होती है 2 की, यानी कि अब ये वेतन कितना हो गया 22 के। तो यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई 1 की, और यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई 2 की। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी उसकी आएगी जो नया आया है। ठीक है, तो इसकी इससे गुणा कर दो, इसकी इससे गुणा करो, तो यहाँ पे 1 की 22 से गुणा करेंगे तो 22 के हुआ, प्लस 12 दूनी कितना हुआ 24 के, तो 22 और 24 कितना हुआ आपका 46 के, यानी कि जो प्रबंधक है उसकी जो वेतन है वो कितना होगा 46,000 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि एक व्यक्ति के पास 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के हैं। 10 रुपये और 5 रुपये के सिक्के की संख्या के गुणनफल, 5 और 2 रुपये के सिक्का के गुणनफल और 2 और 10 के सिक्कों की संख्या के गुणनफल का जो अनुपात है वो कितना है 3:4:2 है। उस व्यक्ति के पास न्यूनतम कितनी धनराशि, मतलब कितनी धनराशि है उसके पास, मतलब मिनिमम कितनी धनराशि है। ठीक है, तो इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है 3:4:2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम 10 रुपये के सिक्कों की संख्या x माने और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या y माने और z और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या z माने, तो x y z किसी जुगाड़ से अगर हमें पता चल जाए तो हम बता सकते हैं टोटल कितना रुपया बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया क्या गया है एक्स वाई, यानी कि 10 और 5 वाले सिक्कों का गुणनफल, और फिर y और z और x, इसकी वैल्यू कितनी दी है 3:4:2। ठीक है, तो x इसको इससे अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ से हमें अनुपात किसका मिलेगा x/z, इसका अनुपात कितना आया 3:4। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करें तो कितना आएगा y/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, y/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2/1 आएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 है और यहाँ पे कितनी है 1 है, तो इसको बराबर कर लेते हैं, 3 से गुणा कर देंगे 3 और यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया 6, यानी कि अब हमें पता चल गया x y और z। x कितना है आपका, x कितना है आपका 3 है, y कितना है 6 है और z आपका यहाँ पे z कितना है आपका 4 है। ठीक है, यानी कि इसकी हमें वैल्यू पता चल गई। तो अगर 10 रुपये के 3 सिक्के हैं तो कितनी वैल्यू हुई 30 रुपये, और 5 रुपये के 6 सिक्के हैं तो कितनी वैल्यू हुई 5 छक्का 30, और 2 रुपये के 4 सिक्के हैं तो कितना हुआ 8 रुपये, तो 30 60 और 8 कितना हुआ 68, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा आप रिकैप करके देखिए। ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, नॉर्मली आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ सॉल्व करके। ठीक है, 1/2 और यहाँ पे से डायरेक्टली अगर हम लोग साथ सॉल्व करेंगे तो 1/12, और ये भाग को अगर गुणा में चेंज करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/12 माइनस 1/6, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 12 एलसीएम ले लेंगे, तो 2 छंग 12 हुआ 5 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, तो 6 5 11 में से 2 गया तो कितना बचा 9/12, और 9/12 को अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 3 9 3 चौक 12, यानी कि 3/4 ए की वैल्यू आई। ठीक है, अब बी की वैल्यू सॉल्व करते हैं, कितनी आ जाएगी भाई 1/2, और भाग को अगर गुणा में चेंज करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3/2, तो 3/8 प्लस 1/5। ठीक है, तो 5 3 15 और 8 1 8, और नीचे कितना आएगा 8 5 40, यानी कि 23 कितना हो गया 40। ठीक है, अब इनको क्या करना है घटाना है, तो 3/4 में से 23/40 हमें घटाना है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 40 होगा,
तो 4×40 यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 30 माइनस 23, तो 30 में से 23 गया तो कितना बचा 7, और बटे में कितना होगा 40, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक वृत्त का व्यास जो है वो 112 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक वृत्त का जो व्यास है वो कितना है 112 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की परिधि क्या होगी। व्यास का मतलब 2r की वैल्यू दी है 112, ठीक है। परिधि क्या होती है 2 पाई r, यानी कि इसे हम लोग लिख सकते हैं पाई इंटू 2r। तो 2r की वैल्यू तो दी है कितनी है 112, ठीक है। पाई की वैल्यू रख दो कितनी है 22/7, तो 7 से काटेंगे 7 × 7 और 7 × 42, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 कितना हुआ 35, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक पंखे को 1560 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ होता है, उस पंखे को 960 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो प्रॉफिट या लॉस तभी निकाल पाएंगे जब सीपी और एसपी पता हो। तो 30% का लाभ होता है, इसका मतलब है 130% की जो वैल्यू है वो कितनी है 1560 है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 13 से काटेंगे 13 × 13, 13 दूनी 26, तो 1% की वैल्यू अगर 12 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200, यानी कि सीपी कितना हो गया 1200 और बेचा कितने में जा रहा है एसपी कितना है 960। तो कितने का भाई नुकसान हो रहा है 40 का इधर और 200 का उधर, यानी कि 240 का नुकसान हुआ। फायदा या नुकसान हमेशा सीपी पे होता है, तो ये 1200 का कितना परसेंट है, ठीक है। 24 पंचे होता है 120, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, यानी कि 20% आएगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सिंपल क्वेश्चन है, दिया हुआ है एक आदमी धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की चाल से और धारा की विपरीत दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है, क्रमशः शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्या होगी। तो देखो यहाँ पे धारा की दिशा में यानी कि x + y की वैल्यू कितनी दी है 15 और x - y की वैल्यू कितनी दी है 11। तो x की अगर वैल्यू निकालनी यानी कि नाव की चाल निकालनी तो क्या करेंगे डायरेक्ट इनको जोड़ के आधा कर देंगे। तो 15 और 11 कितना हुआ 26, 26 का आधा कितना हुआ 13, यानी कि नाव की चाल कितनी आ गई 13, और धारा की चाल निकालनी है इनको घटा के आधा करेंगे। तो 15 में से 11 गया तो कितना बचा 4, 4 का आधा करेंगे तो कितना हुआ 2, यानी कि इसका अनुपात कितना आ जाएगा 13:2 आएगा, यानी कि कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है, चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक शर्ट का विक्रय मूल्य कितना है 440 रुपये से घटकर 410 रुपये करने पर हानि जो है वो 4% की वृद्धि होती है। तो शर्ट का क्रय मूल्य क्या होगा, सिंपल है 440 से 410 करने पर यानी कि 30 रुपये घटाने पर हानि कितनी होती है, हानि में कितनी वृद्धि होती है 4% की, यानी कि 30 रुपये की जो वैल्यू है वो 4% के बराबर है। तो 4 से काटेंगे कितने बार जाएगा 4 × 7 = 28, पॉइंट लगाया 4 × 5 = 20, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी है 7.5। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 750 रुपये। पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी सिंपल है, एक प्रतियोगी परीक्षा में ए और बी वर्गों की परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अंक जो है वो क्रमशः 25% और 45% है, ठीक है। यानी कि ए में पास होने के लिए 25% अंक चाहिए और बी में पास होने के लिए 45% अंक चाहिए। एक प्रतियोगी 83 अंक पाने के बाद भी बी वर्ग की परीक्षा में 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो ए वर्ग की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितने होंगे, यानी कि 25% की वैल्यू बतानी है। तो बी में पास होने के लिए कितने चाहिए नंबर 45%, ठीक है। एक व्यक्ति 83 नंबर लाता है और 25 से फेल हो जाता है, यानी कि अगर उसे 25 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता है, यानी कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए 83 + 25 यानी कि 108। और आपको क्या निकालना है कि ए वर्ग में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने नंबर चाहिए, यानी कि 25% की वैल्यू निकालनी है। तो 45% की वैल्यू आपको पता है, 25% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कैसे करेंगे 108/45 करेंगे तो ये 1% की वैल्यू, और 25 से गुणा कर देंगे तो 25% की वैल्यू। 5 से काट लेंगे 5 × 25 और 5 × 45, 9 से काटेंगे 9 × 1 = 9, 9 दूनी 18, 12 पंचे कितना हुआ 60, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है इसे मौखिक आप कर सकते हो, 20 संख्याओं के समुच्चय का जो औसत है वो कितना है p है। यदि इस समुच्चय में किसी एक संख्या को 58 से बदल दिया जाता है तो औसत p - 2 हो जाता है, बदली गई संख्या क्या होगी। अब देखो अगर 58 से बदला गया
और औसत में 2 की कमी हुई, तो जाहिर सी बात है इतना तो आप अंडरस्टूड कर रहे हो कि जो संख्या होगी वो 58 से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि अगर उसने औसत को कम किया है तो जाहिर सी बात है संख्या क्या होगी, 58 तो होगी, प्लस उसने सभी 20 में 2-2 की कमी की, यानी कि 2-2 की कमी के हिसाब से 20 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 40, यानी कि वो संख्या कितनी होगी 98 होगी। तो सिंपल आप लगा सकते हो, चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 130% है, मेज के बिक्री पर 20% की छूट दी जाती है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। मेज का जो अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 130% है, तो मान लेंगे सीपी कितना है 100, तो एमआरपी कितना है इसका 130%, यानी कितना हो जाएगा 130 रुपये। ठीक है, बिक्री पर 20% की छूट दी जाती है, यानी कितने का बेचा जाता है एमआरपी के 80% पर, तो 13/8 कितना हुआ 104, यानी कि एसपी कितना है 104, सीपी कितना है ये एमआरपी ये है। तो पूछ रहा है फ़ायदा कितना होगा, फ़ायदा या नुकसान हमेशा 100 पे निकालते हो यानी कि सीपी पे निकालते हो, और सीपी कितना है 100, तो इसका मतलब है 4% का क्या होगा फ़ायदा होगा। पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 55, 23, 43 और 19 संख्याएं दी हुई हैं, प्रत्येक संख्या में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि नए मान समानुपात में हो जाए। समानुपात का मतलब है कि 55 का 23 से वही अनुपात हो जाए, मतलब पहली वाली का दूसरी वाली से वही अनुपात हो जाए जो तीसरी वाली का चौथी वाली से हो। तो मोस्टली इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करने की ज़रूरत है। बाकी तरीका क्या है, मान लेते हैं के घटाने पर, तो 55 में से के घटाया और 23 में से के घटाया, तो इसका इससे वही अनुपात आए जो 43 माइनस के बटे 19 माइनस के का हो। ठीक है, एक तो ये तरीका है बेसिक। ऑप्शन से करो, पहला ऑप्शन लेते हैं 7, 7 घटाते हैं 55 में से तो कितना आएगा यहाँ पे 48, और यहाँ पे 23 में से 7 घटाते हैं तो कितना आएगा 16। अब यहाँ पे 43 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 36, और 19 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 12। 16 तियाँ 48 और 12 तियाँ 36, देखो सेम अनुपात आ रहा है, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि यही वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है ए बी सी का औसत कितना है 52 किलोग्राम है, बी और सी का औसत कितना है 44 किलोग्राम है, सी और ए का औसत कितना है 46 किलोग्राम है, तो सी का भार कितना होगा। ठीक है, तो ए बी और सी तीनों का जो औसत है वो कितना है 52 है, तो इसका सम कितना हो जाएगा 52 इंटू 3 हो जाएगा। जो सम है वो क्या होता है एवरेज इंटू संख्या के बराबर होता है, तो 3 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6 और 5 15। ठीक है, बी सी का औसत कितना है 44, तो बी और सी का सम कितना हो जाएगा 88। ठीक है, अगर बी सी की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 156 में से 88 गया तो 16 में से 8 गया 8, और 7 में से 8 गया तो यहाँ पे 14, 14 में से 8 गया तो कितना बचा 6, यानी कि 68 आया। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 68 आ गई। आपको सी की वैल्यू निकालनी है, सी और ए का औसत कितना है 46, यानी कि इसका जो सम होगा वो कितना होगा 46 दूना 92। अब ए की वैल्यू पता है कितनी है 68, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 68, घटा दो इसमें से, 12 में से 8 गया तो कितना बचा 4, और 8 में से 6 गया तो कितना बचा 2, यानी कि 24 किलोग्राम। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है उमेश एक निश्चित राशि पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में 1600 रुपये का साधारण ब्याज अर्जित करता है। यदि वह उसी राशि को 4% वार्षिक और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली चक्रवृद्धि दर पर निवेश करता है तो उसे ब्याज के रूप में कितने रुपए अधिक मिलेंगे। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा है। क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, रेट सेम है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो आर का आर परसेंट होता है, यानी कि 4% का 4%, तो कितना हो जाएगा 0.16% होगा। तो इसका मतलब है आपको अब क्या पता होना चाहिए, मूलधन पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको जुगाड़ दिया है 4% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना है 1600। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, ब्याज हर साल बराबर होगा, तो अगर 2 साल में 1600 मिलता है तो 1 साल में कितना मिलेगा 800, और परसेंट में कितना मिलता है 4%। तो 4% की वैल्यू जो है वो 800 के बराबर है, तो 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000। 100% की वैल्यू कितनी होगी 20,000, और आपको कितनी निकालनी है 0.16% की वैल्यू, तो कितनी होगी 16 दूनी 32। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से
समझ पाए होंगे अगर आपने क्लास को पूरा देखा होगा। आपको करना क्या है, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। उसके अलावा ये जो कंप्लीट सीरीज़ है, सारे मैं एमटीएस के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। इसके बाद 2020 वाले करा दूंगा, सीएचएसएल वाले कराऊंगा, सीजीएल वाले कराऊंगा। तो कहने का मतलब है यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा इस चैनल से हेल्प मिलेगी। उसके अलावा टॉपिक वाइज भी मैं आपको सारे चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको एडवांस अप्रोच के साथ हर एक चैप्टर को सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।